गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसकी तैयारी कर रहे थे। उसमें हम लोग उसके यूनिट 1 क्या नाम था, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृद्धि पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले बार हम लोगों ने शिक्षण का स्तर जिसमें स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक के बारे में पढ़े थे। और इसमें जो 3 स्तर होते हैं, यहाँ देखिए, शिक्षण के इस सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला स्मृति स्तर यानी कि स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, जिसका प्रतिपादन किन्होंने किया, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल पर आधारित है। इसको हम लोग पढ़ चुके थे। अब बच गया दूसरा कौन, बोध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था यानी मॉरिसन शिक्षण मॉडल। और तीसरा चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था यानी कि हंट शिक्षण मॉडल। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग दूसरा यानी बोध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था जो मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहलाता है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आगे यहाँ देखिए, बोध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था जो मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहलाता है। क्लियर है। शिक्षण के क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है। बोध मतलब क्या, कि वो बोधिसत्व को प्राप्त हो गया, मतलब क्या, सब कुछ जान गया, जान ही नहीं गया, याद ही नहीं गया, समझ गया, दिमाग में उसको उतार फिट कर लिया, वैसा हो गया। बोध शब्द को मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने कई अर्थों में प्रयुक्त किया है। इसलिए शिक्षक भी इस शब्द को अनिश्चित ढंग से प्रयुक्त करता है। शब्दकोश में भी इसके कई अर्थ दिए गए, जैसे अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, विचारों का बोध होना, जैसा कि हम बताएं, गहनता से परिचित हो जाना, जब बोधिसत्व ही हो गया तो गहन पूरा सब कुछ जान गया, प्रकृति एवं स्वभाव को समझ लेना यानी वह माइंड रीडिंग कर लेगा, भाषा में प्रयुक्त होने वाले वाले अर्थ को समझ लेना, तथ्य के रूप में अस्पष्ट बोध होना अथवा अनुभूति होना, इतना उसका अर्थ होता है। किसका, तो बोध का मतलब ये सब हुआ। मॉरिस एल बिल्गी, यहाँ देखिए, मॉरिस एल बिल्गी ने बोध का प्रयोग निम्नलिखित 3 पक्षों को स्पष्ट करने में किया है। कौन, तो मॉरिस एल बिल्गी महोदय। उन्होंने क्या कहा था, विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना, तथ्यों को संचालन के रूप में देखना, तीसरा तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। क्वेश्चन आ जाए कि विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना या तथ्यों को संचालन के रूप में देखना, ऐसा कथन किसका है या किन्होंने बताया है, तो मॉरिस एल बिल्गी ने बताया था। किसके बारे में, तो बोध का इन्होंने प्रयोग किया था 3 पक्षों में। आगे देखिए, बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इससे पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका हो, यानी कि आपको कोई मैटर याद तो होना ही चाहिए। इसके बिना शोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। शिक्षण इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण यानी नेचुरलाइजेशन वाली बात हो रही है, समान हो रहा है, वो सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणालियों का अनुसरण किया जाता है। वहीं हम लोग स्मरण क्या देखे थे, उसमें प्रायः वस्तुनिष्ठ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तथ्यात्मक तथा विवरणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अभिज्ञान लघु उत्तर विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ, तो वस्तुनिष्ठ में। और बोध स्तर के शिक्षण का मॉडल देखते हैं, तो मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण मॉडल को 4 चरणों में प्रस्तुत किया था। उसका क्या 4 चरण है, पहला उद्देश्य, दूसरा संरचना क्या होगी, तीसरा तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो इवैल्यूएशन तो सब में होगा ही। तो देखते हैं, सबसे पहला है इसका उद्देश्य। मॉरिसन के प्रतिमान का उद्देश्य प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना है।
यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो उस पर पूरा नियंत्रित हो ले, उसको नियंत्रण में अपन कर ले। इसमें शिक्षण की क्रियाओं तथा तथ्यों के रहने पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर अधिक बल दिया जाता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि इसमें वेल्ड जो ट्रेंड नहीं होना है, हमको पूरा जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, उस पर हम लोग कार्य कर सके, उसके अप्लाइड वर्क कर सके। ऐसा ना हो कि केवल तोता तुरंत याद हो जाए। दूसरा, संरचना। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों में विभाजित किया है। इन 5 सोपानों का अनुसरण करने में बौद्ध स्तर के लिए शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। और ये 5 सोपान कौन कौन है? पहला, अन्वेषण, यानी खोज करना होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें पूर्व व्यवहार भी कहते हैं। दूसरा, शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को क्रमबद्ध रूप में तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है। यह ध्यान रखना होता है कि पाठ्य वस्तु का क्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वैध होना चाहिए। तीसरा, अन्वेषण की तीसरी क्रिया में शिक्षक यह निश्चित करता है कि नवीन पाठ्य पुस्तक की इकाइयों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। तो यह क्या, तो अन्वेषण में आ गया है सब। अब प्रस्तुतिकरण, यानी हम खोज कर लिए हैं, अब इसको प्रस्तुत कैसे करेंगे। तो देखिए इसके भी 3 क्रियाएं हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। जैसे शिक्षक को नवीन पाठ्य पुस्तक की छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना पड़ता है। शिक्षक यह प्रयास करता है कि पाठ्य वस्तु की इकाइयों में क्रम बना रहे और उसका कक्षा में छात्रों से संबंध स्थापित हो जाए। ऐसा ना हो कि छात्र कहीं और लगे हैं और शिक्षक कहीं और लगे हैं। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ शिक्षक छात्रों की समस्याओं का निदान भी करता है कि नवीन पाठ्य वस्तु का उन्हें बोध हुआ है अथवा नहीं, और कक्षा के कितने छात्र पाठ्य वस्तु को नहीं समझ सके हैं, यह भी शिक्षक को पता होना चाहिए। और निदान, यानी निदान के आधार पर शिक्षक तत्काल यह निर्णय लेता है कि पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति तब तक की जानी चाहिए जब तक अधिकांश छात्र नवीन पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से समझ न ले। नवीन पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति कक्षा में 3 बार तक की जा सकती है, बार बार पढ़ाइए। और तीसरा देखिए सब क्या है इसमें, अब परिपाक। जब छात्र प्रस्तुतिकरण की परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले तब उन्हें परिपाक यानी एडेप्टेशन की ओर अग्रसर करना चाहिए, यानी कि वो आत्मसात कर लें। परिपाक का एक निम्नलिखित विशेषता है। जैसे परिपाक का लक्ष्य पाठ्य वस्तु की गहनता पर बल देना है। परिपाक के समय छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक अवसर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन करता है। परिपाक के समय छात्रों को पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में स्वयं अधिक कार्य करना पड़ता है। परिपाक के लिए गृह कार्य यानी होमवर्क भी दिए जाएंगे। परिपाक का कालांश प्रमुख रूप से पर्यवेक्षण अध्ययन का होता है। छात्र और शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील होते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को निर्देश देना है और उनकी क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना है। परिपाक का मौलिक उद्देश्य छात्रों को सामान्यीकरण के लिए अवसर देना है, जिससे वे प्रत्यय पर स्वामित्व प्राप्त कर सके। परिपाक के कालांश के अंत में पाठ्य वस्तु के स्वामित्व का परीक्षण किया जाए। यदि अधिकांश छात्र परीक्षा में असफल रहे तो शिक्षक की परिपाक के लिए पुनः अवसर देना चाहिए। और अधिकांश ही फेल करके मतलब क्या हो गया, वो नहीं समझे हैं, फिर से पढ़ाइए। पर्यवेक्षण में सतर्कता रखी जानी चाहिए। जब हो गया अब उसका चौथा में क्या करेंगे, हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो जब छात्र स्वामित्व परीक्षा में अगर सफल हो जाते हैं तब परिपाक का कालांश समाप्त हो जाता है। इसके बाद छात्र व्यवस्था कालांश अथवा वर्णन कालांश में प्रवेश करता है। यह पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि छात्र परिपाक के बाद व्यवस्था की ओर अथवा वर्णन की ओर अग्रसर हों। मॉरिसन के व्यवस्था कालांश से तात्पर्य छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करने से है। बोधगम्यता का यह अंतिम सोपान स्वामित्व का सोपान माना जाता है। अतः व्यवस्था सोपान में यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र पाठ्य वस्तु की प्रमुख इकाइयों को लिखित रूप में बिना किसी सहायता से पुनः प्रस्तुत कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। व्यवस्था स्तर पर
विषय वस्तु को विस्तार रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। सीखने की एक इकाई से अनेक तथ्यों का बोध किया जाता है। व्याकरण, गणित तथा अंकगणित में लिखित रूप से बिना किसी सहायता के पुनः प्रस्तुतिकरण का कोई महत्व नहीं होता, लिखना पड़ेगा। अतः छात्र व्यवस्था कलांश को छोड़कर सीधा वर्णन कलांश में जाता है। इस प्रकार इन विषयों में परिपाक के बाद अंतिम सोपान का वर्णन क्या होगा? वर्णन, यानी अब उसको डिस्क्रिप्शन पीरियड मतलब वर्णन कलांश में प्रत्येक छात्र मौखिक रूप से पाठ्य वस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के सामने प्रस्तुत करेगा। वह सीखे हुए विषय को सारांश रूप में प्रस्तुत करेगा, बता देगा शॉर्ट में। सर मॉरिसन ने स्वामित्व वर्णन की योजना भी तैयार की, जिसमें प्रत्येक दिन का वर्णन कलांश में होता है और वर्णन अवसर को लिखित रूप में भी दिया जा सकता है। तो क्या था इसमें? तो देखिए एक बार और वापस आते हैं। हमने क्या देखा कि जो बोध स्तर क्या था, मॉरिसन का बोध स्तर था, उसको मॉडल 4 चरण में। पहला चरण था उद्देश्य, दूसरा संरचना, और संरचना के जो तो में 5 है, उसमें सोपान थे। तो क्या क्या था संरचना में? पहला अन्वेषण होगा, खोजेंगे, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे यानी पाठ होगा। प्रस्तुतिकरण के बाद में उसको परिपाक यानी आत्मसात स्टूडेंट के द्वारा किया जाएगा। जब वो आत्मसात कर लेंगे तब वो व्यवस्था उत्पन्न करेंगे यानी उसका वो प्रैक्टिकल देंगे, प्रयोग करेंगे। जब व्यवस्था कर लेंगे तब अंत में सब कुछ हो गया तब उसका वर्णन करेंगे। वो मौखिक भी कर सकते हैं या लिखित भी कर सकते हैं, वह छोटा रूप में वह सारांश होगा। अब तीसरा देखिए, सामाजिक प्रणाली। बोध स्तर के शिक्षण की सामाजिक प्रणाली विभिन्न सोपानों में बदलती रहती है। प्रस्तुतिकरण सोपान में सामाजिक प्रणाली स्मृति स्तर के समान होती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है, परंतु परिपाक कलांश में सामाजिक प्रणाली बदल जाती है। छात्र और शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक निर्देश देता है और छात्र की स्वतः अभिप्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जबकि प्रस्तुतिकरण में शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा देता है। याद कीजिए यहाँ पर शिक्षक निर्देश देता है, किसमें? तो सामाजिक प्रणाली में। इसमें स्वतः अभिप्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण है। और प्रस्तुतिकरण में क्या होगा कि शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा देगा और इस प्रकार बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हो गया। चौथा, मूल्यांकन प्रणाली। यह अंतिम मॉडल है। तो बोध स्तर के शिक्षण में कई स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। परिपाक में प्रवेश करने के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा पास करना आवश्यक है। व्यवस्था अथवा वर्णन के लिए परिपाक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना आवश्यक होता है। व्यवस्था कलांश के अंत में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि वर्णन में मौखिक परीक्षा को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार बोध स्तर के शिक्षण के विभिन्न सोपानों के अनुसरण में मूल्यांकन को ही आधार माना जाता है। इसमें मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है और परीक्षण में पाठ्य वस्तु के स्वामित्व को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा ना कि पाठ्य वस्तु इतना बड़ा हो जाए कि बच्चे समझे ही ना। मॉरिसन का बोध स्तर मॉडल कैसे हो, देखिए यहाँ पर प्रतिमान का पक्ष है और बोध स्तर शिक्षण। तो उद्देश्य पहला होगा। उद्देश्य में क्या है कि प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना। दूसरा, संरचना 5 सोपान में। पहला उद्देश्य में प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना है, पूरा उस पर नियंत्रित काबू पा लेना है। संरचना में ये बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नांकित 5 स्तर कौन कौन? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था और वर्णन। और सामाजिक प्रणाली में क्या होगा कि शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणाएं उपयोगी होती है। सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। और मूल्यांकन प्रणाली चौथा है। इसमें क्या होगा? इसमें आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। अब आगे देखिए, बोध स्तर के शिक्षण के लिए कुछ सुझाव। जैसे स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाता है। दूसरा, बोध स्तर के सोपानों का अनुसरण समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। तीसरा, बोध स्तर के विभिन्न सोपानों की परीक्षाओं में सफल होने पर ही अगले सोपान में प्रवेश किया जाए। ऐसा ना कि किसी को क्लास ही
जंप करा दिया जाए। उदाहरण के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा में सफल होने पर ही परिपाक क्लास में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तीसरा, यह शिक्षक को पाठ्य वस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिप्रेरणा भी देनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा के आकांक्षा स्तर को उठाने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों में अध्ययन के प्रति लगन हो सके। इस स्तर की शिक्षण व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समाधान भी ज्ञात करने चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो हम लोग मॉरिसन का जो बोध स्तर शिक्षण का जो मॉडल था वो देख लिए। अब तीसरा क्या बचा है, हंट शिक्षण मॉडल। ये क्या था, विचारात्मक या चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था। ये हम लोग दूसरे वीडियो में इसका वीडियो बनाएंगे। तो आज क्या देखें हम लोग, तो मॉरिसन का बोध स्तर मॉडल। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।